विवर्त और अर्ध संवर्त में क्या अंतर है, इनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो अर्ध विवर्त स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में मुंह लगभग लगभग क्या हो जाता है बताइए, आधा बंद होता है, और यहां लगभग लगभग आधा खुला हुआ होता है। आधा खुला तो किस में होगा, अर्ध विवर्त में। आधा बंद किस में होगा, बोलिए, अर्ध संवर्त में। तो अब यहां कौन कौन से आएंगे, यहां आ जाएंगे दोस्तों आपका ए, बिल्कुल ए के बाद कौन से आएंगे बताइए, ए और ओ, और इधर आ जाएंगे कौन कौन से, आई, और कौन कौन से, औ। ये ऐसी प्रोसेस है जिसे आपको रटना ही होगा, नहीं तो आधा बंद और आधे खुलने में कई समस्याएं पैदा हो जाएगी। और वैसे याद हो गया होगा, विवर्त स्वर तो कौन सा बताइए, आ है, ठीक है। संवर्त का लगभग बंद होना कौन कौन से होंगे, ई, ऊ और री, ये कौन सा हो गया बताइए, संवर्त। इधर आप देखिएगा अर्ध विवर्त में कौन कौन से होंगे बताइए, ए और कौन सा, ओ। और अर्ध संवर्त में कौन कौन से होंगे बताइए, आई और औ। देखिएगा ये ए इधर आएगा, इनका छोटा इनके साथ साथ आ जाएगा छोटा रूप। इधर कौन सा बताइए, दीर्घ रूप आ रहा, आई और औ किस में हो जाएंगे बताइए, अर्ध संवर्त स्वर। तो ये थे दोस्तों मुख की आकृति के आधार पर इनको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मुख की आकृति के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से बोलिए 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ओके। नंबर 5, लिखिएगा उच्चारणा आधार पर, उच्चारणा आधार पर, इसका मतलब है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर है इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी 11 स्वरों में से कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण का आधार क्या होगा जी बताइए, निरअनुनासिक, और दूसरा हो जाएगा अनुनासिक। 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, निरनुनासिक, और दूसरा हो जाएगा आपका अनुनासिक। निरअनुनासिक और अनुनासिक। उच्चारण आधार का मतलब है कि 11 स्वरों के उच्चारण का आधार क्या है, मुंह है या नाक है या मुंह है या क्या है। तो आप देखिएगा निरअनुनासिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण हुआ निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक से क्या बना, निर्नुनासिक। और दूसरा कौन सा है, अनुनासिक। अब आप देखिएगा निर का मतलब क्या होता है, नहीं, निर का मतलब क्या होता है, नहीं, और अनुनासिक का मतलब नाक नहीं होता, लेकिन आप इसका भावार्थ ले सकते हैं। निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक से। इसका मतलब होता है कि 11 स्वरों में से कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता, तो फिर किससे होगा, मुंह से। इसका मतलब है निर अनुनासिक, निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक से। अर्थात जिनका उच्चारण, जी हाँ, अर्थात जिनका उच्चारण किससे होता है बताइए, जिनका उच्चारण किससे होगा, मुख से होता है, नाक से नहीं। जिनका उच्चारण किससे होता है, मुख से होता है, ठीक है। एक बार इधर आ जाइए, अनुनासिक का मतलब होता है नाक प्लस किससे बताइए, मुख से। इनका क्या होगा बताइए, नाक प्लस मुख से इनका उच्चारण होता है। हिंदी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, जो 11 स्वर है, 11 स्वरों में से कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनके उच्चारण में केवल और केवल क्या काम करता है, मुंह काम करता है। यानी निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक। जिनके उच्चारण में नाक काम नहीं करता, केवल क्या काम करता है बताइए, मुख काम करता है, वो तो क्या हो जाएगा, निर अनुनासिक। जिनके उच्चारण में नाक प्लस मुंह दोनों ही काम करते हैं,
वो कौन सा हो जाएगा बताइए, अनुनासिक। अब आप बताइएगा कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में केवल और केवल क्या काम करता है, मुंह काम करता है, नाक काम नहीं करता है। कैसे पहचानेंगे, नाक को बंद कर लेता हूं मैं और फिर बोल रहा हूं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, सभी 11 स्वर। किसी भी स्वर में नाक काम कर रहा है क्या, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। इसका मतलब निर अनुनासिक के अंतर्गत क्या आएंगे बताइए, सभी 11 स्वर। जी हां, सभी 11 स्वर किसके अंतर्गत आएंगे बताइए, निर अनुनासिक। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब अगर ऐसा है तो फिर आप ये बताइए कि इसके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अगर ऐसी बात है तो फिर इसके वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। 11 के 11 स्वर उधर आ चुके तो वर्गीकरण की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा यहां कौन कौन से आएंगे बताइए, अनुनासिक, नहीं अनुनासिक मत बोलीजिए, माफ कीजिएगा, यहां क्या आएगा, चंद्र बिंदु। जी हां, चंद्र बिंदु जहां भी आएगा मतलब 11 स्वरों में से किसी भी स्वर के ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार युक्त, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार युक्त, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार युक्त जितने भी स्वर है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे बताइए, अनुनासिक के अंतर्गत। और चूंकि दोस्तों उनका निर्माण नाक, उनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे हम बात करते हैं अ, बिना नाक के काम हो रहा है ना, अ मुंह से बोल रहा है, और जो मुख से बोलते हैं वो कौन से होंगे, निरनुनासिक होंगे। अब आप देखिएगा इस ए के ऊपर मैं क्या लगा लेता हूं, अनुस्वार, इसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेगा, मुंह भी काम कर रहा है और नाक भी, देखिएगा अंग, बिल्कुल अनुस्वार का उच्चारण स्थानीय क्या है, नाक है। तो इसका मतलब क्या है बताइए, जिन स्वरों के ऊपर अनुस्वार लगता है और जिन स्वरों के ऊपर क्या लगता है बताइए, चंद्र बिंदु लगती है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये थे उच्चारण आधार का मतलब है कि 11 स्वरों के उच्चारण का आधार क्या है, स्वर है, ये उच्चारण का आधार मुख है या क्या बताइए, नाक है, अथवा दोनों है अथवा दोनों ही नहीं है। तो ये 10 के 10, 11 के 11 स्वर तो किस में जाएंगे, निरनुनासिक में जाएंगे। और जिन स्वरों के ऊपर अनुस्वार और क्या लगता है बताइए, चंद्र बिंदु, वो किसके ऊपर, वो कौन किसके अंतर्गत आएंगे, वो आ जाएंगे अनुनासिक के अंतर्गत। आगे बढ़े, चलिए नंबर 6 और अंतिम देखिएगा, होठों की आकृति के आधार पर। अब आपको होठों की तरफ देखना पड़ेगा, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, यानी जो 11 स्वर है इनका में से कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठों की आकृति किस प्रकार हो जाती है। तो होठों की आकृति के आधार पर 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से होंगे, 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसमें कौन कौन से आएंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। नंबर 1, कुछ ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठ एकदम गोल हो जाते हैं, तो उन्हें तो कहेंगे हम कौन से बताइए, वृत्ताकार स्वर, उन्हें तो हम कहेंगे वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और कुछ ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठ बताइए गोल नहीं होते हैं, वो बन जाएंगे अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार, और दूसरा बन गया अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत का मतलब बात साफ है, कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठ क्या हो जाते हैं बताइए, गोल, और इधर होठ गोल नहीं होते हैं, इधर होठ गोल नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं और कौन कौन से ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं। अब आप जान लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, जैसे ए बोल रहे हैं, ए होठ गोल हो रहे हैं क्या, करके देख लीजिए ए तो क्या ऐसे नहीं, ठीक है मैं मान सकता हूं भाई, कर लें, करना कोई बड़ी बात नहीं आप चाहे तो, लेकिन ये संभव नहीं है।
ये उच्चारण की दृष्टि से गलत है। तो ए किसके अंतर्गत आएगा? अवर्ताकार में। किसी का भी गोल नहीं हो रहा है ना, फिर ठीक है। अवर्ताकार में। ए के बाद हम बात करते हैं आ। ए के बाद आ, बोलिए कौन से होगा? अवर्ताकार। ए के बाद में ये आ भी अवर्ताकार। ए आ ई ओ और ऊ, री री। फिर आप चलेगा, बोलिए वर्ताकार में। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। ए आ ई री। फिर हम बात कर रहे हैं ए आई ओ और कौन सा? आओ। जी हाँ, ये 4 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, तो इन्हें तो हम लोग कहेंगे वृत्ताकार स्वर। जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं वो कौन से बताइए? अवर्ताकार। इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 7। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या तो हो गई है 4, अवर्ताकार स्वरों की संख्या होगी कितनी? 7। वैसे भी याद करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, वही 3 3 3 3 और इधर बचे हुए किस में चले जाएंगे? अवर्ताकार में। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये थे दोस्तों स्वरों के भेद और प्रभेद। हिंदी के अंतर्गत जो 11 स्वर है उन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 होठों की आकृति के आधार पर, नंबर 3 जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर, नंबर 4 मुख की आकृति के आधार पर, नंबर 5 उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और नंबर 6 उच्चारण के आधार पर, जिसमें हम पढ़ा निरनुनासिक और कौन से? अनुनासिक। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं इस टॉपिक से, तो आप जान लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा। है देखिएगा, जैसे मान लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है ए के बारे में, ए के बारे में, ए के बारे में सत्य कथन है। ए के बारे में सत्य कथन है। ए के बारे में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 ए के बारे में सत्य कथन है। मूल स्वर, कॉमा, वृत्ताकार स्वर, कॉमा, विवर्त स्वर, अनुनासिक स्वर। ऑप्शन संख्या 2 विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, तो ये हो जाएगा अर्धविवर्त, मूल स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। ऐसे आप देखिएगा। नंबर 3 संवृत, मूल स्वर, वृत्ताकार स्वर, अनुनासिक स्वर, नंबर 4 मूल स्वर, अवर्ताकार स्वर, अवर्ताकार स्वर, निरनुनासिक, मध्य स्वर, मध्य स्वर, अर्ध विवर्त, अर्धविवर्त।
जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। नंबर 1, नंबर 2, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैं फिर लिखना चाहूँगा, दीर्घ स्वर ओ लिख देता हूँ बीच में। ठीक है, आप तो पहचान लेंगे, बहुत इजी है। आप लोग देखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप सभी पे जा रहे हैं, सभी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहले पे आ जाइए, मूल स्वर है, अब यहां से देखते रहिए आप, बिल्कुल सही है यहां तक। ए मूल स्वर भी है, वर्ताकार है क्या, नहीं है ना, तो हटाइए, ये यहीं खत्म हो गया। फिर चलिए, अर्धविवर्त है अर्धविवर्त, दीर्घ है क्या, नहीं है, ये यहीं खत्म हो गया। अब पूरे देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखिएगा संवर्त है, ये संवर्त होगा क्या, नहीं है, यहीं खत्म हो गया, पूरे देखने की जरूरत नहीं है। मूल स्वर है, बिल्कुल, अवर्ताकार भी है, यहाँ आप चलिएगा निरुनासिक भी है, मध्य स्वर भी है और अर्धविवर्त स्वर भी है। तो ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, 4। आई बात समझ में। तो इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो स्वरों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। और 33 व्यंजनों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। जैसे 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा जा चुका है, वैसे 33 व्यंजनों को कितने भागों में हम बांटेंगे। तो लिखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण। जी हाँ, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी के अंतर्गत जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी गई है बताइए। उनकी संख्या मानी गई है 33। और इन 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिंदी के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या मानी गई 33, जिन्हें हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब कौन कौन से भाग है ये भी आप जान लीजिएगा। इन 33 व्यंजनों में से अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो हो जाएंगे कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। और अगर बात करें नंबर 3 की तो हो जाएंगे कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ, और इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो कितनी होगी बताइए, 25। कहाँ से लेकर कहाँ तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, टोटल 25 इसमें आएंगे। तो आप देखिएगा स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, पूरा का पूरा क वर्ग के कितने, 5, च वर्ग के भी कितने हो जाएंगे, 5, ट वर्ग के कितने हो जाएंगे, 5, त वर्ग के भी 5, प वर्ग के भी कितने होंगे, 5। ये टोटल कितने हो गए हैं, 25। इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। प्रश्न उठता है कि क्यों कहेंगे स्पर्श व्यंजन, तो इनके उच्चारण में जिह्वा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उच्चारण अवयवों को स्पर्श करती है। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कौन से भाग को टच करेगी, कंठ को। इसका उच्चारण करेंगे तो बताइए तालु को। इसका उच्चारण करेंगे तो मुर्दा को। इसका उच्चारण करेंगे तो दांत को। और इसका उच्चारण करेंगे तो किसको बताइए, ओष्ठ को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया, स्पर्श व्यंजन। या इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं इसे स्पर्श व्यंजन, या इसका दूसरा नाम क्या होगा बताइए, वर्गीय व्यंजन। क्योंकि ये वर्गों में क्या है बताइए, एक वर्ग सा बन गया है, 5 × 5 का एक वर्ग सा बनने के कारण इसका नामकरण क्या रखा गया, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 25। आ जाइए
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। क्यों नाम रखा गया अंतस्थ व्यंजन? तो आप देखिएगा इधर क्या आ रहे हैं बताइए, स्पर्श व्यंजन है, आगे क्या आ रहा है ऊष्म व्यंजन। इन दोनों के मध्य में आने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और कौन कौन से व्यंजन मध्य में आते हैं? य, र, ल और व, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और आप ये भी जान लीजिएगा इन चारों में से मुख्य रूप से अर्ध स्वर कौन कौन से होंगे? तो इन चारों में से मुख्य रूप से अर्ध स्वरों की संख्या 2 मानी जाएगी। कौन कौन से बताइए? ये और वह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में प्राय आदि स्वरों की बातें हमें उच्चारण होने का आभास प्रतीत होता है। जैसे ई के स्थान पर ये हो रहा है, जैसे ई और ये लगभग आधा उच्चारण हो रहा है। वैसे दूसरा कारण ये भी था जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम संधि करते हैं तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, ली के स्थान पर ल हो जाता है और ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। पहली बात तो है इनका उच्चारण आदि स्वरों की भांति होता है। दूसरी बात यह कि संधि प्रकरण के अंतर्गत ई के स्थान पर यह होता है। अब प्रश्न उठता है इनमें से मुख्य रूप से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? ये को और वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से होंगे ऊष्म व्यंजन? श। ये कौन सा श है बताइए? ये तालव्य श है। इस श का उच्चारण कहां से होगा बताइए? तालु से। ये आपका कौन सा होगा बताइए? ये श, ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य। जी हाँ, तालव्य और ये हो जाएगा मूर्धन्य श। इसी प्रकार ये स है, इसको हम बोलेंगे दंते श। और आपके पास कौन सा बचा है? इसका वैसे उच्चारण स्थान कंठ होता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जी हाँ, तो ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी मानी गई बताइए? 4। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। जी हाँ, ये थे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग? 3 भागों में। नंबर 1 कौन सा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। नंबर 3 ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है। यहाँ तक समझ में आ गया जी? अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। लेकिन आप ये बताइएगा कि फिर आपके संयुक्त व्यंजन कहाँ से आएंगे? संयुक्त व्यंजन कहाँ जाएंगे? इनमें से संयुक्त व्यंजन भी तो 52 वर्णों के अंतर्गत आए हैं ना, तो फिर उनको कहाँ करेंगे हम लोग? उनको काउंट क्यों नहीं किया? चलिए, आपने ये तो बता दिया कि स्वरों की संख्या 11 है, ये भी हम जान चुके। व्यंजन आप बता रहे हैं कितने? 33। और टोटल वर्णों की संख्या तो कितनी है? 52 है। तो फिर आप संयुक्त व्यंजनों को काउंट क्यों नहीं कर रहे? उनको भी किया जाना चाहिए। फिर तो व्यंजनों की संख्या 33 नहीं, कितनी होनी चाहिए? 37 हो जानी चाहिए ना। अरे भाई, आप व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो व्यंजन तो 37 हो गए, 33 क्यों होंगे? उनको भी तो काउंट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब वो तो संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त है तो व्यंजन तो है ना, तो उनको भी तो काउंट किया जाना चाहिए ना। नहीं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? देखिएगा, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई बताइए? 4 मानी गई है। कौन कौन सी? श, त्र, गे और कौन सा? श्र। इनका निर्माण किससे होता है? क और स से। ये किससे बना दोस्तों? त प्लस र से। ये किससे बना जी? ज प्लस ये से। ये किससे बना जी? स प्लस र से। अब आप देखिएगा क्या इसके अंतर्गत क और श ना, तो इस क को हम पहले ही तो काउंट कर चुके ना, स्पर्श व्यंजन में आ गया ना। ये स भी आ गया, गिन चुके। त और र को भी गिन चुके। भाई त और र से त्र बन रहा है ना, यानी इसका मतलब बात साफ है कि जिन वर्णों से मिलकर ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी गणना तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना भाई, पहले आ चुके, काउंट हो चुके, तो इसलिए अलग से इनको बांटने की जरूरत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए 33 व्यंजनों से ये बने हैं। स भी 33 व्यंजनों में से बना है, ये त्र भी, गे भी और श्र भी 33 व्यंजनों में से ही बने, इसलिए इनको अलग से बांटने की आवश्यकता नहीं है।
और संयुक्त व्यंजनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी मानी जाएगी, बताइए कितनी मानी गई है, 4। और ये जो 4 है इनको हम 33 व्यंजनों के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद। व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद, जैसे हमने स्वरों के भेद और प्रभेद बांटे थे वैसे हम बात करेंगे व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद। जी हाँ, व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद, व्यंजन है उनके भेद तथा प्रभेद। तो व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद क्या है, इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, तो जैसे स्वरों को हमने 6 भागों में विभक्त किया था वैसे व्यंजनों के भेद और प्रभेद के अंतर्गत नंबर 1 होगा कौन सा, लिखिएगा ध्वनि या घोष के आधार पर। मतलब ये ठीक है, व्यंजनों के भेद तथा प्रभेद, यह आप समझिएगा। नंबर 1 है ध्वनि या घोष के आधार पर। नंबर 1 है ध्वनि या घोष के आधार पर। ध्वनि या घोष के आधार पर, इसका मतलब बात साफ है। हिंदी के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और 33 व्यंजनों में से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण में ध्वनि या घोष, घोष का मतलब होता कंपन, काम करता है, और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का घोष यानी कंपन काम नहीं करता। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कौन सा बताइए, अघोष। पहला कौन सा हो जाएगा, अघोष व्यंजन, और दूसरा हो जाएगा बताइए सघोष व्यंजन। पहला है अघोष और दूसरा सघोष व्यंजन। जी हाँ, घोष या ध्वनि के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कौन सा है, अघोष व्यंजन, और नंबर दूसरा कौन सा होगा, सघोष व्यंजन। यहाँ इस अध्याय को हम पढ़े इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि घोष का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आपको मैं मौखिक तौर पर बता चुका हूं कि घोष का मतलब होता है कंपन। आई बात समझ में। अब 33 व्यंजनों में से कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में घोष यानी कंपन उत्पन्न होता है, और कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो आप देखिएगा, घोष का मतलब तो क्या बताया अभी अभी आपको, कंपन, और अ का मतलब नहीं। कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता। और आप देखिएगा स यानी क्या हो जाएगा, साथ में, और घोष का मतलब क्या हो गया बताइए, कंपन। कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण किसके साथ होता है, कंपन के साथ। तो अब आप देख लीजिएगा उच्चारण करके कौन कौन से में कंपन उत्पन्न होता है और कौन कौन से में किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता। बहुत इजी है। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक वर्ग, वर्गों की संख्या 5 है ना, प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा, सघोष, यानी जिनमें कंपन उत्पन्न होता है। अब आप देखिएगा यहां हम बात करते हैं क और ख, ये तो क वर्ग हो गया, च और छ, ज, च और छ के बाद में क ख च छ, और वापस देख लीजिएगा क ख, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, च और दूसरा बन गया छ, ठीक है। फिर बात करते हैं ट और ठ, त और थ, प और फ। ये पहले और दूसरे से जिनमें किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता, अघोष हो गए। 3, 4, 5 का मतलब समझ गए होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, घ, घ और घ। इसी प्रकार ज, ज और य। इसी प्रकार ढ, ढ और न, ध, ध और न, ब, भ और कौन सा हो गया, म।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, आगोश, तीसरा, चौथा, पांचवा अपने आप में क्या होगा दोस्तों बताइए, सगोश की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब कैसे कंपन उत्पन्न होता है, कैसे नहीं होता, तो आप लोग करके देख सकते हैं। अगर हम 1 और 2 की बात करें, यानी इनकी बात करें, कंपन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंप्लीटली वाइब्रेट हो जाएं। हाँ, आवाज में, साउंड में कंपन उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करें क, ख, च, छ, ट, ठ, त, त, प, फ। फिर रिपीट कर रहा हूं, क, ख, घ, घ, घे, साउंड उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा, च, छ, झ, झ, ये, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। हो रहा है ना कंपन उत्पन्न, बताइए। अब कोई कहे कि साहब मेरे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगर आपके न भी हो रहा तो पाणिनि की हो चुका है, पाणिनि ने ऐसा मान लिया तो हम लोगों को मानना होगा, और वैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे उच्चारण में क्या है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, और हकीकत देखा जाए तो समस्या होनी नहीं चाहिए। क, ख, घ, घ, घे याद करने का सबसे उपयुक्त तरीका, वैसे 2 दिन बाद में आप भूल जाएंगे इनको, अघोष की जगह सघोष बताना चालू कर देंगे, सघोष की जगह अघोष बता देंगे। इसलिए हमेशा याद करने का तरीका देखिएगा, ए शुरुआत होती है ए, तो यहां भी शुरुआत हो रही 1 और 2। अघोष कौन से होंगे, 1 और 2। सघोष कौन कौन से होंगे, 3, 4 और 5। प्रश्न उठता है कि इनकी संख्या तो कितनी मानी गई है, बताइए। इनकी संख्या तो 25 है, आप तो अभी तो कितने हुए बताइए, ये कितने हुए भाई, इनकी संख्या तो टोटल कितनी मानी जाती है, 25 मानी गई है ना, और ये कितने हुए, ये तो अभी तो 16 ही हुए, ये 25 हो चुके, कहाँ हो गए, 25 हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से आएंगे, व्यंजनों की संख्या तो 25 है, वो माफी चाहूंगा, व्यंजनों की संख्या तो 33 है, तो हम वर्गीकरण तो किन का पढ़ रहे हैं, 33 व्यंजनों का ही तो वेद और प्रभेद पढ़ रहे हैं ना, ये तो 25 ही हुए, और कहाँ आएंगे, और भी आप देख लीजिएगा। यहां आप देखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अघोष और कौन सा, सघोष। तो अब आप देखिएगा, इसके अंतर्गत 1 और 2 आ गया, 3, 4 और 5 सघोष में आ गए, और अघोष में कौन कौन से आएंगे, जिनमें किसी भी प्रकार का घोष या कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो देखिएगा, अघोष में आएगा स, और श, ये यही आएंगे, और इधर आ जाएंगे य, र, ल, व। और दोस्तों इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है वो ये है कि इनका जो साथी बिछड़ चुका है, यानी स के बाद में है भी तो आना चाहिए ना, ये है कहां जाएगा बताइए, ये किस में जाएगा, सघोष में, इधर ही स, ये तो किस में आएंगे बताइए, अघोष में। इधर य, र, ल और इनका साथी है किस में जाएगा बताइए, सघोष के अंतर्गत। ये थे आपके 33 व्यंजन, जिन्हें हम कितने भागों में बांट चुके हैं, 2 भागों में, अघोष और सघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 आएगा, ठीक है, स आएगा, इसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा इधर आ जाएगा, और य, र, ल, व और है किसके अंतर्गत आएगा बताइए, सघोष में। ये तो व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब मैं आपको बोनस देना चाह रहा हूं। प्रश्न उठता है कि साहब स्वर कहां आएंगे बताइए, तो मैं एक ही बार में स्पष्ट करूंगा, वैसे हम व्यंजनों का ही तो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वर कहां आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है। तो सभी 11 स्वर, जी हाँ, सभी 11 स्वर किसके अंतर्गत आएंगे बताइए, सघोष के अंतर्गत। सारे के सारे 11 स्वर अपने आप में क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला अघोष है और दूसरा क्या, सघोष है। सभी 11 स्वर किस में आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया जी, चलिएगा। इसके बाद में इसका दूसरा प्रारूप, दूसरा आधार क्या है, प्राण वायु के आधार पर। जी हाँ,
प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार का मतलब बात साफ है। हिंदी के अंतर्गत जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। और 33 व्यंजनों में से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है और कुछ ऐसे हैं जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है। तो इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से बताइएगा? अल्प प्राण और दूसरा कौन सा हो जाएगा जी? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण नाम से पता चल रहा है जिनके उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है महाप्राण। अब अल्प प्राण में क्या क्या आएगा ये भी आप जान लीजिएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इधर आ जाएगा दूसरा और चौथा वर्ण आता है। यानी प्रथम, तृतीय और पंचम किस में आएगा? अल्प प्राण में। द्वितीय और चतुर्थ किसके अंतर्गत आएंगे बताइए? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये समझिएगा, वही बात है क वर्ग के अंतर्गत क, फिर आप देखिएगा क के बाद में हम क्या बोलते हैं? ख। क और फिर बोलते हैं ख, तो ज्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकल रही है। फिर हम बात करते हैं ग और घ, तो ये महाप्राण हो जाएगा घ, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। और इधर हम बात करेंगे ng। फिर अब बात कर रहे हैं क के बाद में च, इधर आपका हो जाएगा छ, इधर क्या आएगा? ज और झ और क्या आएगा? ये। इसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, न, त, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हो गए आपके 25 व्यंजन, जबकि व्यंजनों की संख्या तो कितनी मानी गई? 33। अब प्रश्न उठता है कि और कहाँ आएंगे साहब, तो ये भी आप जान लीजिएगा। याद करने का तरीका 1, 3, 5 किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और द्वितीय और चतुर्थ किस में आएंगे बताइए? महाप्राण में। महाप्राण जिनके उच्चारण में ज्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है अल्प प्राण। ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो कौन से हो जाएंगे? महाप्राण। अब प्रश्न उठता और कहाँ कहाँ आएंगे, तो आप देख लीजिएगा। अल्प प्राण में क्या क्या आएंगे? य, र, ल और व, ये अल्प प्राण में आएंगे। य, र, ल, व अल्प प्राण है। फिर हम बात कर रहे हैं श, स, स और है, ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? य, र, ल, व। महाप्राण श, श, श और है, ये अपने आप में क्या होंगे? महाप्राण। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो 33 हो चुके, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि साहब स्वर कहाँ आएंगे? जैसे उधर हम बात कर रहे थे सभी स्वर किस में आ रहे थे? बताइए? सागोश में। सभी के सभी स्वर किस में आ रहे थे? सागोश में। यहाँ सारे के सारे स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण। लिख लीजिएगा, सभी 11 स्वर। जी हाँ, सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर अल्प प्राण, सभी 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। और दूसरी बात, सभी 11 स्वर किस में आएंगे बताइएगा? तो सभी 11 स्वर अगर उधर बात करें तो किस में आएंगे? सागोश में। और इधर बात करें तो सभी 11 स्वर किस में आएंगे बताइए? अल्प प्राण के अंतर्गत। आगे जी बात समझ में। तो नंबर दूसरा आधार था प्राणवायु के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं? तो प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2 और 4। इधर यरलव आ जाएगा, इधर स आ जाएगा, यानी उष्म आ जाएंगे। इधर सभी 11 स्वर किस में आते हैं बताइए? अल्प प्राण। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 3, तीसरा इसका भेद होगा, वो कौन सा है? प्रयत्न आधार पर।
नंबर 3 प्रयत्न आधार पर। प्रयत्न के आधार पर इन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और 8 भाग कौन कौन से होंगे ये भी आप जान लीजिएगा। नंबर 1 पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद में नंबर 2 है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और नंबर 3 है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। नंबर 4 है नासिकीय व्यंजन। इन चारों को हम लोग पहले एक साथ पढ़ेंगे। नासिकीय व्यंजन। अब आप देख लीजिएगा प्रयत्न आधार का मतलब क्या है। हिंदी के अंतर्गत जितने भी 33 व्यंजन है उन्हें प्रयत्न के आधार पर, यानी कहाँ कहाँ से प्रयास करते हैं उसके आधार पर 8 भागों में व्यक्त किया गया है, जिसमें से मैंने प्रारंभ में 4 लिखे हैं। ये 4 एक दूसरे के ऊपर क्या आश्रित है। स्पर्श व्यंजन, अभी हम काफी लंबे समय से बात कर रहे थे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, लेकिन यहाँ 25 नहीं होंगी। यह हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, प्रयत्न के आधार पर। तो 33 व्यंजनों में से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीवा केवल और केवल स्पर्श करती है, उसको किसी भी प्रकार का स्पर्श और संघर्ष नहीं करना पड़ता, न उसे संघर्ष करना पड़ता है, न उसे नाक की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीवा केवल और केवल स्पर्श करती है। तो ये हो जाएंगे, आप देखिएगा, क, ख, ग, घ, 4 तो ये हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं ट, ठ, ड और ढ, 4 ही हो गए। फिर बात करते हैं त, थ, द और ध, 4 ही हो गए। और आपका बचा कौन सा, प, फ, ब और ब, ये टोटल 16 हो गए। ये प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाएगी, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, 16 भी ऑप्शन में और 25 भी हो, तो हमें 25 को प्राथमिकता देनी है। प्रयत्न के आधार पर पूछा जाए तो कितने होंगे, 16। अब आप देख लीजिएगा, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द, प, फ, ब। सामान्य रूप से स्पर्श हो रहा है। ये आराम से समझ में तब आएगा जब नीचे वाले को हम पढ़ेंगे। 33 में से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ थोड़ा थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे च, छ, झ और झ। आप ये बताइए, जैसा पहले वाला उच्चरित हो रहा वैसे दूसरे वाला उच्चरित हो रहा है क्या। क, ख, ग, घ, नीचे क्या, च, छ, झ और झ। आई बात समझ में। तो इनमें स्पर्श के साथ साथ क्या करना पड़ रहा है बताइए, संघर्ष भी करना पड़ रहा है। किसके अंतर्गत बताइए, स्पर्श और संघर्ष के अंतर्गत। ये क्या हुआ, स्पर्श संघर्ष व्यंजन में च, छ, ज और झ आएंगे। इसके बाद में संघर्ष व्यंजन, नाम से पता चल रहा है, जिनमें कंप्लीटली संघर्ष करना पड़ता है। ये हो जाएंगे आपके श, श, श और है। ये सारे के सारे हो जाएंगे संघर्ष व्यंजन, श, श, श और है। इसके बाद नासिकीय व्यंजन में ng, य, न, न और म, जिनका उच्चारण केवल और केवल किससे होता है बताइए, नाक से होता है। ng, य, न, न और म, ये नासिकीय व्यंजन है। ओके क्या बंद।